सेनेट इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन। और जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि लाहौर स्टूडियो से हम यहाँ मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में जहाँ आज सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं बिला यानी पंजाब को हटा के, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा निगाहें मरकूज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल-हुकूमत, जहाँ सेनेट इंतखाब से मुतालिक यूसुफ रज़ा गिलानी बामुकाबला हफीज़ शेख और तमाम निगाहें इसी पर मरकूज़ हैं। इसी पर नजरें जमी हुई हैं सबकी और हुकूमत के आइंदा के मुस्तकबिल और PDM के मुस्तकबिल का तयन भी आज के ये दो उम्मीदवारों की जीत या हार फैसला करेगी कि मुस्तकबिल में PDM क्या लाहे अमल अख्तियार करेगी, PDM की हिकमत अमली क्या होगी। और अगर ऐसी सूरत हाल में जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो फिर हुकूमत आगे चल के हुकूमत का लाहे अमल और फिर सियासी मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे। इस वक्त पोलिंग जारी है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। पंजाब में जैसे कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो 11 नशिस्तें हैं उस पर पहले ही तमाम अरकान इंतखाब उनका हो चुका है, इसलिए पंजाब असम्बली के अंदर तो कुछ सन्नाटा है। यहाँ पे वो एक्टिविटी नहीं है, वो गहमा गहमी नहीं है। लेकिन इसके अलावा KP की हम बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध असम्बली की बात करें तो यहाँ पे पोलिंग का सिलसिला जारी है। हक़ राय दही इस्तेमाल किया जा रहा है अरकान असम्बली की जानिब से। और ये तमाम तर सूरत हाल जिसके अंदर अपोजिशन के उम्मीदवार या PDM के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी से मुतालिक अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 110% यकीन और उम्मीद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी और उसके अलावा नून लीग, ये तमाम कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें हुकूमती हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज की जीत हफीज शेख साहब के नाम होगी। ये दो उम्मीदवार, और ये भी कहा जा रहा है कि जो सेनेट इंतखाबात हैं 2021 के जिनका इनकाद आज हो रहा है, वैसे तो ये हो रहे हैं इलेक्शन इंतखाबात हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कांटेदार मुकाबला है जिसने यहाँ पे गहमा गहमी पैदा कर रखी है वो है यूसुफ रज़ा गिलानी बामुकाबला हफीज शेख। तो शाम 5 बजे के बाद मंजरनामा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब नताइज आना शुरू होंगे तो मालूम हो जाएगा कि आज जीत होगी किसकी, किस तरीके से हुकूमत हिकमत अमली। और फिर इससे पहले जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जो वीडियो आने का सिलसिला, लीक होने का सिलसिला, ऑडियो टेप लीक होने का सिलसिला, ये वो तमाम बातें हैं, क्या ये वो तमाम चीजें भी आज के इलेक्शन और फिर उनके नताइज पर असरअंदाज होंगी या नहीं, इस सब पर आज बात करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर, जहां हम बात करें अपने नुमाइंदगान से। हमारे ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं, हमारे करस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज के इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़िये के लिए हामिद अल मशक़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ माहिर कानून अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में, आपका बहुत शुक्रिया अज़हर साहब। लेकिन इसी के साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और तमाम तर निगाहें आज वफाकी दारुल-हुकूमत की तरफ मरकूज भी हैं और कांटेदार मुकाबला भी यहाँ पे मुतवक्के है। इस पर बात करेंगे, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे न्यू टेलीविजन की सेनेट इंतखाबात 2021 के हवाले से। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर आमिर, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि आपकी जमात भी काफी पुरुमीद है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हम अपने 54 अरकान से जो एक भी वोट इजाफी हासिल करेंगे वो भी बोनस है। तो क्या ये समझा जाए कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला? और दूसरा मेरा सवाल सप्लीमेंट्री ये कि जो गुज़िश्ता रोज वीडियोज लीक हुई हैं, क्या उससे आपके कैंडिडेट के ऊपर असर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात यह है कि सेनेट के इलेक्शंस जब से हो रहे हैं हमेशा हुकूमत के लिए बहुत आसान होता है इस्लामाबाद की सीट को जीतना, क्योंकि वो मेजॉरिटी में होती है, ना तो उसके लिए कैंपेन की जाती है ना कोई मसला पैदा होता है। ये पहली दफ़ा है कि इस हुकूमत की ये लर्जा है हुकूमत, और वो जो कहते हैं ना कि इसकी चूल्हें हिल गई हैं सिर्फ एक कैंडिडेट आने से। हमने एक कैंडिडेट पुट किए हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, और उनकी वजह से अब जो हुकूमत का कैंडिडेट है ना तो उनकी कोई पॉलिटिकल बेस है, वो एक रेंट मिनिस्टर है। हर हुकूमत ने भी, हमने भी चंद माह के लिए उन्हें रेंट पे लिया था, और जिधर से वो रेंट पे आते हैं सबको पता है कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। अच्छा, आपने जो रेंट पे लिया था आपने अपनी मर्जी से लिया था या मुसल्लत किए गए थे?
ऐसी चीजें मुसल्लत ही होती हैं। बहरहाल जैसे यानी भी आप मुसल्लत भी हुई हैं, मजबूर थे। मजबूर होते हैं। यही तो पाकिस्तान का मसला है, यही पीडीएम कह रही है। तो वही कि लेवरेज आज हुकूमतों को- पीटीआई को दे दीजिए आप। नहीं, पीटीआई तो टोटल ही सिलेक्टेड है ना। हमें तो 3-4 वजारतें दी जाती थी और उसमें भी अच्छा होता क्या है, एक अगर मुझे मौका दें, एक हो या ज्यादा हो, लेकिन मैं मौका तो वही ना। मैं बताता हूँ आपको जी। देखें, ये पाकिस्तान की मजबूरी है। आईएमएफ है या कुछ इदारे हैं, हाँ। आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो कुछ उसके अंदर रोल प्ले करती है, मैनूवरिंग करती है, लेकिन उसमें जमात का रोल होता है। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही वजीर थे, लेकिन हमने इनकी बातें नहीं मानी। हमने 150% इजाफा लोगों की तनख्वाहों में किया, हमने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया, हमने लोगों को रोजगार के मौके दिए, हमने किसानों की इमदादी कीमतें जो हैं उनकी फसलों की वो बढ़ा के रखी, मजदूर की कम से कम उजरत को बढ़ाया। तो इसका मतलब था कि क्योंकि पीपल्स पार्टी अवाम को जवाब देती, अवाम के इन तबकात को जवाब देती, तो इसलिए इंसाफ का पूरा एजेंडा लागू नहीं हो सका। लेकिन आज साहब किसको जवाब देते? जी, हफीज शेख साहब आपके दौरे हुकूमत में किसको जवाब देते? हमने जरा खींच के रखा था, जवाब दे तो वो आईएमएफ को हैं। हर दफा देखे ना, लेकिन जिनकी मर्जी मुसल्लत है, क्या उनके लाए हुए उम्मीदवार को आप खींचने की सलाहियत रखते थे? हमने तो खींचा हुआ है, अच्छा भला है, आप देखें क्यों नहीं खींचा। हमने कौन सी उनकी, हमने पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में क्या थी, हमने क्या रखी। ये तो अब हमारा पूरा हुकूमती दौर आपके सामने है ना। और आज देखें क्या हो रहा है, ये पीटीआई एमएफ की हुकूमत कोई भी आज लोगों के जो मसाइल हैं, देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब को, ये जो एकदम से, हम तो 54-55 सीटों वाली जमात हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार से वजीर आजम को 3 साल के बाद आके ऐवान में बैठना पड़ा है। कल उन्हें कहना पड़ा है कि मैं माजरत खा हूं अरकान से, अब मैं आपसे राब्ता रखूंगा। तो ये हाल कर दिया सिर्फ एक कैंडिडेट पुट करने से। वजह क्या है? वो सियासी शख्सियत है, वो लोगों का नुमाइंदा है, वो एक अवामी शख्स है। दूसरी जो ये मुकाबला है, तनकीद भी तो बड़ी हो रही है ना, यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, उनके ऊपर बड़े स्कैंडल्स के हवाले से, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। स्कैंडल तो छोड़ें, स्कैंडल किस पे नहीं है, 3 साल में साबित करते हैं ना। देखिए, मैं आप पे इल्जाम लगा जाऊं, यहाँ पे लगा सकता हूं। मैं कह दूं आपने मेरे 10 प्लाटों पे कब्जा किया हुआ है, लोग सुन भी लेंगे, आपको बाद में उसकी करनी पड़ेंगी वजाहतें। बात तो यह है कि कोर्ट ऑफ लॉ में साबित क्या किया है। 3 साल से आपके पास हुकूमत है, आपको पता है कि हम करप्ट हैं, भाई साबित करें। आपके पास कोर्ट्स हैं, प्रोसिक्यूशन का पूरा फौज जफर मौज है। वीडियो पे बात और अफजल साहब के साथ चलूंगा। एक सेकंड, वीडियो पे आता हूं। वीडियो पे नैब की भी एक वीडियो इनके पास बड़ी, देखिए ये हुकूमत टोटे पे चल रही है, टोटे बड़ी बनाती है। इस हुकूमत के वीडियो क्लिप्स बड़े मशहूर हैं, बड़े मौके के ऊपर आ जाते हैं। भाई अगर आप जी, कौन बनाता है? जिसके पास होगी वही बनाता है ना। अच्छा। या इनके पास फिल्में बनाने वाले हैं, रिकॉर्डिंग वाले, रिकॉर्डिंग वाले। अली गिलानी साहब की भी वीडियो इन्होंने बनाई है। जाहिर है, मेरी बात सुन लेना, रिकॉर्डिंग के इदारे हैं, आप भी समझते हैं रिकॉर्डिंग के इदारे कौन से हैं। कोई शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी है जो इनके जेर तसल्लुत है। अगर वो अपोजिशन के जेर तसल्लुत होती तो हम वजीर आजम की 2 दिन की मुलाकातों में होने वाली गुफ्तगू को ऑन एयर करते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, उन्होंने किस किस तरह लोगों को 50 करोड़ रुपया बांटा है। बात सिर्फ आखिरी बात यह है कि हमने आम लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को टिकट दिए हैं। वो यूसुफ रजा गिलानी है, वो फरतुल्लाह बाबर हैं, वो ताज हैदर है, वो शहरी रहमान है, वो हमारे इन्होंने खरबपतियों को, सरमायादारों को टिकट दिए हैं। पहले इमरान खान ने टिकट बेचे हैं, अब उनके नीचे मैं अफजल खान वोट बेच रहे हैं। ये बिकाऊ पार्टी है। मैं अफजल खान साहब की तरफ आता हूं, लेकिन एक तरफ बरशद साहब बात ये कि मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि सेनेट का इंतखाब मेरे या आमिद अल मशक़ी साहब के बस का रोग नहीं है। ना मैं सेनेट में आ सकता हूँ बगैर पैसों के, ना अफजल साहब भी आ सकते, अफजल साहब आ सकते। हमने तो सरमायादार जो है सेनेट का इलेक्शन कोई लड़ेगा, वरना तो फरीद रईस साहब को कोई दे दे सेनेट का इलेक्शन, बगैर पैसों के कैसे लड़ सकते? सियासत तो ना करें। हमने कृष्णा कुमारियां पहुंचाई हैं, हमने अनवर लाल डीन किराए के घर पे, एक मोटरसाइकिल सवार आज भी सेनेट का मेंबर है। तो हमें ना कहें आज भी फरतुल्लाह बाबर कोई मिलियनेयर नहीं है, ताज हैदर नहीं है। हम लोगों को सेनेट में चले, ठीक है। अफजल साहब, मैं आपकी तरफ मैंने आना था, जरा ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद जरा आएंगे, जरा थोड़ा सा बैरिस्टर साहब से थोड़ी बहुत जरा मैंने ये जरा गुफ्तगू को जरा प्लेटफॉर्म बनाना था। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आके ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। जब चाहिए हो बेस्ट टेस्ट तो सिर्फ टैंग, रिफ्रेशिंग टेस्ट और विटामिन सी की ताकत के साथ। टेस्ट ऐसा कि बस पीते जाओ। रात ढूंढ रही है खोजन कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ।
सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, ऑलपर्स की हैप्पी सुबह। ऑलपर्स, सुबह बखैर जिंदगी। इस शाम को, इस साथ को अमर कर ले। कोका कोला खुले तो दिल खुले। Winning है refreshingly easy. Grab a Sprite, deal करो label, Easy पैसा ऐप में कोड एंटर करो and win guaranteed cash with every label with one lucky winner of ₹100,000 daily. दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पे दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब ये साबित है कि डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर है। जब डेटॉल हो। कोरोना के खिलाफ हिफाजत का दायरा बढ़ाओ। हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, ऑलपर्स की हैप्पी सुबह। ऑलपर्स, सुबह बखैर जिंदगी। मम्मी, मेरे पुरानी फोटो पे 250 लाइक्स। आपके बाल इतने लंबे और अच्छे कैसे थे? तुम्हारी नानी है ना, मेरे बालों में मजबूती के लिए कुदरती जड़ी बूटियां लगाती थी। मेरे लिए सिर्फ नहीं। क्यों नहीं? लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, इसमें है सिकाकाई, रीठा और आंवला। लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, मजबूत लंबे बाल। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय? आप इंतजार कर रहे थे? इंतजार ही तो प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। सोप हो तो डेटॉल ही हो, क्योंकि डेटॉल देता है 100 बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। Zong Super Weekly Premium ऑफर से एंजॉय करें 30 GB डेटा, बाशमुल 15 GB YouTube, TikTok और 100 मिनट्स किसी भी नेटवर्क पर सिर्फ 330 रुपए के लोड में। अभी *225# मिलाएं। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। गप शप कर ले तू, गप शप कर ले। जब बातों में घुल जाए पत्ती चीनी और गपशप का गाढ़ा मजा, तो बातें चले एक कप से दूसरी कप, फिर तीसरी, क्योंकि गपशप डले कम चले ज्यादा। रिश्ते है गपशप से, चाहे हो गपशप से। सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन मेहमान हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। इस्लामाबाद चलेंगे अफजल खान, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अफजल खान साहब, ये क्या मामलात हो रहे हैं? इन तमाम मामलात के अंदर हमने देखा वीडियोस का आना, एक दूसरे से पैसे की लेन देन, उसके बाद फिर हालिया जो गुज़िश्ता रोज जो वीडियो आई उसके अंदर अली हैदर गिलानी का ये एतराफ़ कि जनाब वोट मांगना मेरा हक है। क्या ये वो तमाम चीज़ें जो कि इलेक्शन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सबोताज करती हैं, डैमेज करती हैं? किस तरीके से फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का इनेकाद हो सकता है? क्योंकि आवाम तो असेंबलियों में अपने उम्मीदवारों को अपना वोट दे के भेजते हैं ताकि वो सही कैंडिडेट्स का चुनाव कर सकें। फरीद रईस, बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसमें दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, और बड़ा सिंपल, ताकि एक हमारा आम आदमी भी समझ सके। बात यह है कि मौजूदा हुकूमत का एक इनिशिएटिव था कि ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, जी हाँ, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि नहीं, ये डिस्क्रीट तरीके से हों, खुफिया तरीके से हों, सीक्रेसी ऑफ वोट को उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रज़ा रब्बानी साहब ने 4-5 दिन सुप्रीम कोर्ट के लगाए कि जी ये बहुत उम्दा और बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको एक लम्हे के लिए फ्लैश बैक पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं पेशावर में प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर था और ये 2008 में सदारती इलेक्शन हो रहा था जरदारी साहब का। ठीक है।
उसमें हर वोट डालने से पहले उनका नुमाइंदा देखता था, और सिर्फ उसका नुमाइंदा नहीं भी देखता था, जो प्रेस गैलरी में कैमरे वाले थे वो भी जूम इन करके वो उसकी तस्वीरें आज भी आर्काइव में सबके पास पड़ी हैं। ठीक है, तो ये डुप्लिसिटी क्यों है? उस वक्त तो उन्होंने इसी कानून का मजाक बना दिया। सारी दुनिया ने देखा कि तमाम वो जो बैलेट थे वो तमाम दिखा के डब्बे में डाले गए। आज आपको पता है, आज अभी 1 घंटा पहले इसी पार्टी के एक बंदे ने वहाँ पे दरख्वास्त दी कि जी यहाँ CCTV कैमरा हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से वो हटाओ, और उस वक्त आपको पता है कि दैट वाज अरेंज्ड एंड मैनेज्ड कि वहाँ ऐसी जगह पे ये जो हमारा वो होता है कैबिन जिसमें अंदर वोट डालते हैं, वो बार बार ऐसी जगह पे लगा दिया जाता था कि जहाँ से उनको एक्सपोज हो। अब मैंने उन्हें कहा कि जी ये तो हमारी जो प्रैक्टिस है उसके खिलाफ है, तो मैं उसको करता था कि वो खुफिया हो जाए, वो एक बंदा आता था फिर उसको दोबारा वो ऐसा। तो मतलब यह है कि कल उनको जब वो शूट कर रहा था उन्होंने वो प्रैक्टिस किया और उसका सबूत मौजूद है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आते हैं आज के ऊपर। आज देखें, अब इंतखाब के लिए इनको कैंडिडेचर, पहले तो उसमें भी बड़े सवालिया निशान हैं। उसके बाद आज तक जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा कि हम आपको पूरी सपोर्ट करते हैं ताकि पैसे का इस्तेमाल इंतखाबात में कम किया जा सके, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन इससे कम हो जाता, उन्होंने कहा जी अच्छा कम से कम उसमें कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। मैं आज भी सवालिया निशान है कि अगर वो बैलेट पेपर के साथ इस तरह भी उसका नंबर होता तो उसमें क्या खराबी थी? उसमें कोई खराबी नहीं थी, बिकने वालों ने फिर भी बिकना था। देखें ये जो अच्छा, ये जो ओपन की बात चल रही है अफजल साहब के ओपन होना चाहिए, आप समझते हैं कि इससे जो पैसे का अमल दखल है वो मजीद कई गुना और बढ़ जाएगा बजाय खत्म होने के? नहीं, ये वो लोग जिनमें हया की एक रमक है बाकी है वो तो इस पे नहीं जाएंगे। बात यह है कि और उसके अलावा वो जिन्होंने फिर देना है तो वो कैरेक्टर के साथ दें कि मैं बिक गया हूं, मैंने 10 करोड़ अपनी कीमत लगाई या 16 करोड़ या 20 करोड़। बात यह है कि लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इसकी सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई कि उन्होंने वो उसके ऊपर अमल नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया। ठीक है, मैं अजहर साहब की तरफ जरा आता हूं, अजहर साहब की तरफ आता हूं। अजहर साहब मुझे जरा बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त जिस तरीके से वीडियो चीजें ओपन सी ये सारे मामला के अंदर कहां खो गए हम, यानी कि इसकी साए में हमारे सेनेट इंतखाबात हो। अच्छा याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट बताते चलें कि सेनेट के इलेक्शन इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए हैं। ये कोई पार्टी वर्कर या पार्टी लीडर जो हाथ बांध के आगे पीछे खड़े होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ईवान बाला बनाए यही है कि इसमें बड़ी क्रीम आए, साफ सुथरे लोग आए। नहीं तो क्या ऐसा हुआ? या हो नहीं सका ना, वो तो हो नहीं सका। सबूत है इस बात का, हमारा इलेक्शन कमीशन आज भी सियासी जमातों को आलाकार बन के साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हियरिंग स्टार्ट की 4 जनवरी को और 5 मेंबर बेंच कोर्ट का काम छोड़ के इस काम पे लगे रहे और 25 फरवरी को समाअत खत्म की, फैसला महफूज किया और इलेक्शन होने से पहले 1 मार्च को फैसला दे दिया। क्या ये जाना चाहिए था सर? ये बिल्कुल जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना बनता था। उसकी वजह क्या है, जरा वजह समझिएगा आपके सामने। देखिए मैं चूंकि इलेक्शन एक्ट के ऊपर या इलेक्शन कमीशन को रेगुलेट करने के लिए 2013 से कोशिश कर रहा हूं, 62 पे अमल दरामद कराना। 6 फरवरी को मैंने लिखा था कि ये जो 2018 की वीडियो सामने आई है, इलेक्शन कमीशन अपना दायर करे, हाई पावर्ड कमेटी बनाए, अभी बना ले, पहले बना ले। मैं सबूत है मेरे पास और मेरे पास लिखे हुए लेटर, वो बकायदा भिजवाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी और ये भी कहना कि इलेक्शन कमीशन इतना आजाद खुद के साथ जा रहा है कि इसको कोई पूछ ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया जाए? मैं इसमें देखिए पहली बात देखिए वजह क्या है, इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी वो हुकूमत वफाकी हो, सूबाई हो, अपोजिशन हो, दे कांट प्ले एनी रोल। आर्टिकल 220 ने बांध दिया कि इलेक्शन कमीशन की असिस्टेंस करनी है, उनकी मुआवनत करनी है। अब सिंपल सी बात देख लें ना, यहां कई बातें क्लियर हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को बड़ा वाज़ेह तमाम पीडीएम की जमातें सारा सब ने तो ये कहा कि ये रेफरेंस वापस कर दें। हाँ, उनकी बात मानेगी माइनॉरिटी व्यू के जस्टिस यादा फरीदी ने, लेकिन 4 बेंच ने जब ये फैसला दे दिया और ये ओपिनियन कह रहे हैं कि राय है, वो अजहर सिद्दीकी की राय हो सकती है, आपकी एक राय हो सकती है जो पाबंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो फैसला है, वो फैसला हर एक को अमल करना। और नहीं सर, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, मुझे एक बात जरा क्लियर कीजिएगा, राय और फैसले में क्या फर्क? देखिए मैं राय मैं और आप दे सकते हैं, राय मेरी हो जो मर्जी हो। अब राय तो बाइंडिंग नहीं है,
जो सुप्रीम कोर्ट की सर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर, उस पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? जब बातें लिखी उसमें टाइटल क्या लिखा? अब आप देखें, मैं फिर बता नहीं, टाइटल क्या लिखा? आप रेफरेंस आए, रेफरेंस को पढ़ें। रेफरेंस का जो फैसला आया ना, फैसले में जो 6 कंडीशंस दी हैं, लफ्ज ड्यूटी लिखा है, लफ्ज लिखा है रिक्वायर्ड है। सर लेकिन टॉप क्या लिखा है? ओपिनियन। नहीं, वो तो एक ओपिनियन मांग रहा है इलेक्शन, यानी एक उसे राय मांग रहा है प्रेसिडेंट के, जो कोर्ट जिसने इंटरप्रिटेशन करनी है उसने राय देनी है कि असल बात क्या है। बट हम समझे क्या, राय है या फैसला? फैसला है। मैं आपको समझाने लगा हूं साफ लफ्जों में। आइन के तहत आर्टिकल 184 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, 185 के तहत एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, 186 के तहत एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, और उसके बाद आर्टिकल 187 आता है, 189 आता है, 190 आता है। इन सबको देखा जाए और ये बैठ के ये कहना, ये तो मजाक हो जाएगा। यानी ओपिनियन है, कोई उठाकर रद्दी की टोकरी फेंक दे। इलेक्शन कमीशन ने मेरी जाती राय के मुताबिक बाकायदा इलेक्शन पुराने तरीके से कराकर आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी की है। मैंने बाकायदा उनको नोटिस डाला है और मैंने कहा कि आपने बाकायदा, मैं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग लेके चलना हूं। साथ साथ मैंने सिर्फ ये नहीं रुका नहीं है, आपने सिर्फ इतना देखना, इंटेंशन देखें। हमारी कोर्ट की इंटेंशन बड़ी बहुत मुश्किल काम था। हाईकोर्ट बाहर के हमारे इलेक्शन हुआ सैटरडे वाले दिन, भाई वो बायोमेट्रिक में मैं अंगूठा लगाता हूं, मैं बड़ी सीक्रेसी है, बैलेट पेपर निकलता है, सीक्रेट डालता हूं, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर सारा डाटा मौजूद है, मैंने किस किस को वोट डालने हैं। आपके बाद अब कल की वीडियो आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। ठीक है आमिद अल मशकी साहब, जिस तरह से अजहर साहब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस के अंदर क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन था कि इस कम टाइम के लिए तमाम चीजों को करना? नहीं, मेरा ख्याल है फरीद साहब, टाइम की जो शॉर्टेज है ना, उसने बहुत, देखिए यहाँ तक इतला आई कि जी नादरा के बुलाया गया चेयरमैन को कि क्या कुछ हो सकता है, ऐसा मुमकिन है या नहीं। आप देखें कि अगर एक दिन की तैयारी से अगर वो उसके अंदर ना हो सकता तो ये सारा जो आज इलेक्शन हो रहा है यही सारा अफरा तफरी का शिकार हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये बात इनकी ठीक है कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी है, और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है वो भी यही है कि शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करे। लेकिन यहाँ पर जो आप ओपिनियन की बात कर रहे हैं तो आप याहिया अफरीदी साहब का जो इख्तिलाफी नोट है उसकी तरफ भी जरूर जाएं। उन्होंने बड़ा वाजे कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट इसमें ओपिनियन दे ही नहीं सकता इस मैटर के अंदर के सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर ना तो सदर को ऑर्डिनेंस जारी करते वक्त ओपिनियन मांगनी चाहिए और ना ही सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो उसको ओपिनियन दे। नहीं, बट आप क्या समझते हैं, क्या ये मामला फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? सुप्रीम, देखें इसके अंदर दो बातें हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्डिनेंस लाकर उसको सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत करके असल में पीटीआई ने जो अपनी बंदूक है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख दी। या तो ऑर्डिनेंस लाते और उसके तहत इंतखाबात के लिए चले जाते, फिर देखते कि ऑपोजिशन अगर उससे कोर्ट से कोई इजाजत, चले मैं बैरिस्टर साहब से भी, आमिर साहब से भी इससे शॉर्ट कमेंट लेके ब्रेक दे दो। बैरिस्टर साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? क्या आपकी तो वैसे जमात मुतमईन ही है क्योंकि सीक्रेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है 226 में। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सीक्रेट नहीं होना तो आईनी तरमीम ले आए, ये तो कोई बात नहीं है ना। हमने कब का जो होगा आईनी तरीकाकार उसी पे चला जाएगा। तमाम जमातों का साथ में बैठना चाहिए। देखिए मुल्क है, बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसका जो दिल चाहेगा वो होता रहेगा। ये सदर पाकिस्तान को किसने इख्तियार दिया था कि वो जो प्राइमरी जिम्मेदारी है पार्लियामान की वो शिफ्ट कर दे अदालत को? भाई आपको अगर कानून साजी आप समझते हैं कि जरूरी है और आपने सिक्रेसी ऑफ वोट को और करप्ट प्रैक्टिसेस को मिलाने की कोशिश कैसे कर रही है? उनके रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, ये गैर कानूनी है। किसके हवाले से? नहीं, सदारती ऑर्डिनेंस कितने उनके जो रेफरेंसेस हैं वो रद्द हुए हैं। पहले काजी फाइज ईसा वाला, अब ये सदर पाकिस्तान। देखिए अब हम जहां पे हो आइन के अंदर वहां पे रेफरेंस भेजा जाता है और बहुत से रेफरेंस हमने भी भेजे हुए हैं, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रही। इनके रेफरेंस पे बहुत जल्दी बेंच बनता है और तड़ातड़ फैसले शुरू हो जाते हैं। बात अभी मेरी पहले बात कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं। अच्छा मैं आप करें जी, जाके मेरे खिलाफ भी नोटिस दे दें। हाँ दे अजहर साहब, दे मेरी बात सुन, ब्रेक ले लो। बात सुन ले जी। बात इतनी है, मैं समझता हूं कि इदारों को हर मामले सियासत है, आइन ठीक है। आइन का सबसे बड़ा इदारा जो है वो पार्लियामान है। पार्लियामान एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज़र साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड बैक करना चाहता हूं मैं ब्रेक के बाद में रिस्पॉन्ड बैक करेंगे आज़र साहब, एक ब्रेक के बाद। सेनेट इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन। अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आते हैं जरा सा। बैरिस्टर साहब की जो बात है इस वक्त के रेफरेंस ऑर्डिनेंस की तमाम चीजें, आप इस पर कमेंट रिस्पॉन्ड बैक करना चाह रहे थे, जरा मैं चाहूंगा कि इस पर रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, मैं पहले बड़ी अदब से अर्ज कर दूं। अब पहली तो बात है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब दे दिया
और ये माइनॉरिटी जज एक है और उसकी वैल्यू कोई नहीं है। 4 जजों ने उस पर राय दे दी, रेफरेंस रिटर्न नहीं किया, अब इस पे राय आ चुकी है तो ये तो चैप्टर क्लोज हो गया। चले अब मैं दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। दूसरी देखिए, ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है आम आदमी के जहन के अंदर कि ऑर्डिनेंस से आइन बदल दिया। भाई इलेक्शन एक्ट 2017 में 122(6) के अंदर लिखा है इलेक्शन टू द सेनेट शुड बी हेल्ड थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने जब ऑर्डिनेंस दिया, जब ऑर्डिनेंस जारी किया 11 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल, जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए ना उस वक्त ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, कानून में तरमीम नहीं हो सकते, पुराने तरीके के मुताबिक इलेक्शन। उन्होंने बाकायदा ऑर्डिनेंस के जरिए एक कंडीशन, हालांकि बैड लॉ है, मैं साफ बता दूं, आई वुड नॉट एडवाइज, लेकिन उन्होंने उस वक्त क्या कहा, कंडीशनल लाइसेंस दी। और आई डोंट थिंक सो इज एनी एम्बिग्यूटी। उन्होंने कब बदला? उन्होंने कहा कि ये ओपन बैलेट से होंगे सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ रेफरेंस। उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइड किया। हम कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ये क्या ठीक है, चले आपने क्लैरिफिकेशन कर दी सर। मुझे ये बता दें, आगे मुख्तसर बताएं मैं, ताकि अफजल साहब देन फिर बैरिस्टर साहब हामिद साहब की तरफ आ जाता हूं। शॉर्ट बता दीजिए क्या कैलकुलेशन है हफीज शेख साहब की? अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अली गिलानी साहब की आई है, मैंने 167, 168, 170 की वायलेशन की है इलेक्शन एक्ट 2017 की। ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस 174 में सजा दी हुई है 3 साल के। मैं बकायदा ये बकायदा मैं भिजवा चुका हूं इलेक्शन कमीशन को कल का। अब अगली में बताऊं, मैं उसी को बैठ के रात में वर्किंग कर रहा था, वीडियो आने के बाद नुकसान इनको ये हुआ है पीडीएम को कि 17 के करीब इन्होंने को मैनेज किए हुए थे। 175 सीटें, नोट रख लीजिएगा, मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 175 सीटों से जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हफीज शेख साहब जीत रहे हैं, और जो 5 सीटें जो तोड़ी हैं उनकी, जो इनकी तोड़ी हैं, और उसके हवाले से वो ठीक है। मैं आ जाता हूं, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे मजीद बैठना, क्योंकि अफजल साहब ने जो है वो हमारे साथ 2 बजे होंगे। अफजल खान साहब, ये मुझे बता दें जरा सा कि इस वक्त जो गुज़िश्ता रोज वीडियो आई है अली हैदर गिलानी साहब के हवाले से, क्या इसके ऊपर कोई चीज बनती है? क्या एक्शन ले सकता है इलेक्शन कमीशन इस पर? ये सिद्दीक साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है और कानूनी बात की है। बात यह है कि और जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी, एक हुक्म दिया, और ये राय और हुक्म आप ऐसे ना समझे कि वो हुकूमत की दरख्वास्त में दी, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन 2 दफ़ा गया और उन्होंने अपना जो केस उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि यार कोई तरीका बताओ कि ये जो पैसे का इस्तेमाल, हम इसको इलेक्शन की टर्मिनोलॉजी में पॉलिटिकल फाइनेंस कहते हैं, कि इसको कैसे मिनिमाइज या कैसे कम किया जाए, इसलिए कि वरना कल कोई दूसरा मुल्क आके हमारा पूरा पार्लियामेंट खरीद लेगा, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा, अब ये बात गौर से सुने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जी हमारे पास तो यही है कि 226 के तहत हम बाहर नहीं जा सकते, वरना आप हमें कोई राय दे दें तो हम उस पर अमल कर देंगे। जब उन्होंने राय दी, उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब अमल ना करने पे एक तरफ तो कंटेम्प्ट हुई, एक तरफ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में इजाफा कर लिया। अब इस जिम्मेदारी में इजाफे के बाद जब ये वीडियो आती है, और देखें सिर्फ वीडियो नहीं है, ये जो 62 और 63 के तहत उसका कैंडिडेटर है, ये अजहर सदीक साहब आपको सही बता सकेंगे कि वो भी ऑब्जेक्शनेबल है, वो किसी वक्त डिस्क्वालीफाई उसकी कैंडिडेटर ही हो सकता है, फिर जीत तो अलग बात। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन कम से कम सीरियल उसके ऊपर नंबर ही लगा देते, बेशक वो खुद भी ना देखते, किसी को भी ना दिखाते, एक अमल भी हो जाता और दूसरा लोग प्रीएम्प्ट भी हो जाते। राइट, बिल्कुल ठीक है। बस साहब वेरी शॉर्ट कमेंट ऑन इट सर। मेरी बात सुने, अगर वो जीत भी जाते। देखें, सदर पाकिस्तान ने पहले रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, जब रेफरेंस भेजा साथ ही आईनी तरमीम ले आई, यहाँ पे आईनी तरमीम यहाँ से फेल होती है और साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। इसका मतलब है कि किसी इदारे, ना अदलिया के ऊपर एतमाद है, ना पार्लियामान के ऊपर एतमाद है। ये जो चीज़ें हैं, ये तरीक़ाकार आइन से सरासर आपकी आइन कुशी है। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी बात की गई कि भाई कानून को तब्दील किया गया, ऑर्डिनेंस चले सर, बात सुन लें सर, मुझे बात सुनते नहीं है, कर दे सर, फिर आप कर रहे हैं, मैं राय तो इस तरह नहीं दे सकूंगा ना। बात मैंने ब्रेक लेनी, आ जाए फिर मैं ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक लेनी है, फिर उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगी मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, वो भी हमारी ट्रांसमिशन कैसे होंगी एक ब्रेक के बाद। सेनेट इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजहर सिद्दीक जो कि माहिर कानून है, तज्ज़ियाकार हामिद अल-मशक़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट के अंदर, इस जो ट्रांसमिशन का हिस्सा है उसके अंदर हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत साहबा।
और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शशि पलीजो साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसर्रत साहबा, आपसे हम आगाज करते हैं। जरा बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो, सुप्रीम कोर्ट राय और बाकी तमाम चीजें, लेकिन आज तो पोलिंग है। पंजाब की तो 11 नशिस्तों के हवाले से यहाँ पे तो कुछ नहीं, क्योंकि पहले से ही मामलात जो हैं वो हो चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से। इसके अलावा आज आप क्या प्रोजेक्ट, आपकी प्रोजेक्शन यही है कि आज आपके उम्मीदवार हफीज शेख और इसके साथ साथ PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का बड़ा कांटेदार मुकाबला है, किस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि मैं पूरी पंजाब की 11 करोड़ आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो जिसका जितना मैंडेट था पंजाब ने लीड ली है। और ये जिस तरह से हमारा जो प्रोसेस एमिकेबली हुआ, ये एक अच्छी रवायत पड़ी है। और आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह जो अगला सेनेट इलेक्शन होगा उसमें हर जगह ये सेंस प्रिवेल करे। अच्छा मुसर्रत साहबा, आपकी इसी बात से मैं जरा एक बात कर दूं कि ये चीज बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर कहा जा रहा है कि ये जो पंजाब में हुआ है ये कोई NRO, लेकिन कुछ का ख्याल है कि NRO नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन है। तो ये पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन अगर है तो इसमें किसको क्या मिला? अच्छा, इसको जो मर्जी नाम दें, एक पॉजिटिव चीज हुई। अदरवाइज बोथ साइड्स पे आप ये देखें कि ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म होना था। और ये जो कुछ कल आपने मीडिया के ऊपर, मीडिया की जीनत बनी चीजें, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि पंजाब में गन पड़ने के चांसेस थे। तो एक खूबसूरत ट्रांजैक्शन हुई है, उसको कोई भी नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो उसमें एक नाम जो मुझे लगता है एज ए पॉलिटिशियन कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और अच्छी रवायात पड़ी है और अच्छी रवायात को अप्रिशिएट करना चाहिए। और तो इसका सेहरा, इसका क्रेडिट जो है वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के सर जाता है, स्पीकर परवेज इलाही के सर जाता है, या फिर ये एक जॉइंट वेंचर था? ये जी, इसमें देखें, इस चीज की लीड तो स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब ने ली, लेकिन उनको ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया, CM साहब ने और गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने मिलके जब इसको आगे लेके चले। देखें, याद रखें कि जब पॉजिटिविटी की जो एक अपनी एक लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज चूंकि चौधरी बरादरान इस मामले में माशाल्लाह उनकी हर जगह रिस्पेक्ट है, लोग उनकी जो पॉलिटिकल सेंस है उसके सारे ही उस चीज को समझते हैं। और उसमें आप ये देखें कि विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो ये तो एक अच्छा सबक है जो सबको सीखना चाहिए, जिसमें किसी की भी नीचा किसी को दिखाने की जरूरत पेश नहीं आई। और अगर जो यानी आप ये कह रही हैं कि ये प्रैक्टिस जो है वो विफाक में भी होनी चाहिए थी, सिंध में भी होनी चाहिए थी, पंजाब वो KP में भी और बलूचिस्तान में, सब जगह इसी प्रैक्टिस को रख लेते। देखिए, इससे मिलती जुलती प्रैक्टिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों कहा था कि जो जिसका आपका आइन भी ये कहता है कि जिसके प्रोपोर्शन के हिसाब से जितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके पास हैं, आप उस हिसाब से ही रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं। लेकिन उसमें जो अहम चीज है, जिसमें फरीद हमें जो समझने की जरूरत है, यही तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वरना कौन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपको पता है कि अगर ये जोन दिखा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने 70 सालों में जो लूटा है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो इनके पास है, जिसको इन्होंने बाज अमीर सर्विस का नाम दिया है, और बड़ी जबरदस्त किस्म की नोटों की चमक वाली सर्विस है, जिसका नाम, स्लोगन्स बड़े जबरदस्त मार्केट में आए, जो वीडियोस के थ्रू मीडिया की जीनत बने कि ये हम तो जमीर की जो है ना वो उनसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है ये कितने बाज अमीर लोग हैं कि जब आपके मुल्क में इमदाद के लिए एक सॉलिडारिटी के तहत एक दोस्त मुल्क ने आपको गिफ्ट किया हार, ज्वेलरी एक और फर्स्ट लेडी ऑफर करने का मतलब ये था कि जो सबसे अपनी जाती पोजीशन को दूसरों की हेल्प के लिए देना। तो हमने आगे से क्या किया, इतना पैसे से प्यार हो कि हमने वो हार अपने। ठीक है मुसर्रत साहबा, ये तो क्रिटिसिज्म है, चूंकि आपकी तरफ से उधर क्या क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन दूसरी तरफ वाले आप पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और फिर शीरी मजारी साहबा के वो पुराने ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं बार बार। तो दोनों तरफ से मामला आते हैं। शशि साहबा की तरफ मैं आता हूं जरा सा। शशि पलीजो साहबा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ये कहती हैं कि जो कुछ में पंजाब में हुआ, जो भी नाम दे, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो इसको जमहूरियत की फतह करार देती है। तो यही जमहूरी इक़दार आप समझती हैं कि हर जगह ही होना चाहिए था, सबकी फतह हो जाती, जमहूरियत की भी फतह, अवाम की भी फतह होनी थी? बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से इतने खौफजदा, PDM से इतने खौफजदा PTI वाले हो गए कि कल उन्होंने एक भोंडी कोशिश की कि नाअहल करार दिया जाए या ये इलेक्शन ही ना हो। डरे इतनी बौखलाहट का आलम, ये देखें कितना है, शिकस्त का खौफ सामने नजर आ रही है उनको।
हम तो मुकाबले में हैं और पीडीएम जिसको विक्टिमाइज किया गया, टारगेट किया गया लीडर्स को, आज भी हमारे अपोजिशन लीडर से लेकर खुशी शाह साहब तक वो जेलों से आए हैं वोट देने के लिए। एक दिन भी उन्होंने जो है इतना डरे हुए हैं कि अपोजिशन बर्दाश्त नहीं होती, पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। आपके सवाल से पहले मैं ये बात बताऊं, नहीं वो जो ये जो गुज़िश्ता रात जो वीडियो लीक हुई है वो भी पीटीआई के डर और खौफ का नतीजा है? कोई भी इसमें बताए किस रूल की वायलेशन हुई है, क्या उन्होंने कहा है दोस्तों के साथ? हाँ, वो बैठे थे, उन्होंने एमएनएस थे पीटीआई के, उन्होंने पूछा वोट किस किस तरीके का होता है, उससे बातचीत थी, कौन सी उन्होंने लेन देन किए, क्या किया है, और फिर भी उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्या ये बात ठीक है कि किसी को अपना वोट जाया करने का तरीका बताया जाए? उम्मीदवार ने तो नहीं बताया, अगर उनके सपोर्टर्स और दूसरे लोग जो है दोस्तों में बैठे हैं, आज तो पोलिंग डे पे जनाब खुरम शेर जमा दूसरों से फोन निकले हैं, पोलिंग डे पे वायलेशंस हो रही है, वो तो देखें आप। जो लाइट के बहाने चेक कराने के लिए शेख रशीद साहब के वोट तक को चेक किया गया, उन पर भी यानी यकीन नहीं था पीटीआई को। हालत है ये। देखिए अभी जो मेरी बहन ने कहा, आप ये कह रही हैं कि लास्ट डे जो वीडियो लीक हुई उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, अगर वोट जाया करने के बारे में बताया जा रहा है तो इट डजंट मैटर, ये मसला नहीं है, वोट जाया कर देने का मशवरा ठीक है। कोई हर किस्म की चीज सेनेट के हवाले से या तरीकेकार के हवाले से, ये तो पोलिंग डे पर ये वाले नहीं, मैं सच में एक चीज आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली, यू आर द मेंबर नेशनल असेंबली, क्या मेंबर नेशनल असेंबली वोट जाया करने का अगर मशवरा दे तो ये मशवरा देना ठीक है? फरीद साहब, मैं सेनेटर हूं, लेकिन ये है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन या किसी कोई पूछता है पीटीआई के, अगर वो नावाकिफ थे एमएनएस, वो दोस्त उनके दोस्त भी थे गिलानी साहब के, वो बैठे थे, पूछा तो क्या वो जवाब नहीं दे सकते? किस पे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बार? दूसरी चीज मैं जो बात करना चाहती हूँ, आप वो चले मान लेते हैं कि वो नावाकिफ थे, ये मान लेते हैं। मैं एक बात जो करना चाह रही हूँ, इलेक्शन के दिन जो ये वायलेशन हो रही है पीटीआई के एमपीएस और एमएनए, ये भी देखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि मुशर्रफ साहब हमारी बहन ने कहा कि आइन में लिखा हुआ है, पार्टी कोई बात आइन में नहीं लिखी हुई, सूबों की नुमाइंदगी की बारी। सेनेट जो है हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसमें एक बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होती है, इसमें किसी ने नहीं कहा कि ये पीटीआई फला इतनी आजादी आ जाए उसको इतने ही मिलेंगे, फिर मुकाबला काहे का भाई? अच्छा चले ये बता दे, आज अगर आज शेख रशीद तो ये दावा करते हैं कि हफीज शेख जीतेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी और आपकी जमात ये दावा कर दी है कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे। अगर बिलफर्ज मान लेते हैं कि एक लम्हे को कि अगर आज हफीज शेख जीत जाते हैं तो फिर पीडीएम क्या करेगी, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए हमारी अनाउंसमेंट पहले से फरीद साहब वो हो गई है, वो लॉन्ग मार्च के हवाले से है, जो पीडीएम का एक कंसेंसस के साथ एक यूनानिमस फैसला था कलेक्टिव विजडम के साथ, उसकी डेट भी है, उसके जाहिरी बातें वो हो चुकी है अनाउंसमेंट, उसकी तैयारियां हैं, वो होगा लॉन्ग मार्च। अब जो आज अच्छा ये कब तक होगा वैसे सर साहब, ये कब तक लॉन्ग मार्च करेंगे आप लोग, कब तक लॉन्ग मार्च करेंगे? ये मेरे ख्याल में 26 तारीख की डेट शायद दी गई है, और उसमें जो है ये अब कराची से शुरू हो या इस्लामाबाद से आना, तो इस्लामाबाद में ही है इवेंचुअली। तो और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तब मार्च होगा? हमारी अनाउंसमेंट पीडीएम की पहले से हो चुकी है। आपने कहा तो ये जदोजहद का जो हम आपका बताऊं पढ़ाओ जो हमारा नेक्स्ट है वो लॉन्ग मार्च ही है, और इस पे हम डिटरमिन्ड है। बाकी हम पूरी उम्मीद हैं और हम समझते हैं कि हमारा जो हम कैंडिडेट है वो जबरदस्त है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को सारी पार्टीज के लोग मुख्तलिफ जो है वो डालेंगे, क्योंकि बहस वजीर आजम भी उन्होंने जबरदस्त प्ले किया, पर कितनी भी ये बॉडी तरकीब की जाए जिसकी मैं नफी करती हूँ और इसको रद्द करती हूँ। ठीक है, मैं सर साहब आपसे जरा मजीद बात करते हैं। काजिम मिंगल हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा के हैं, उनकी तरफ चलते हैं, और अजहर सिद्दीकी साहब आपसे भी जरा आऊंगा आपकी तरफ, और हामिद साहब आपकी तरफ भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन काजिम साहब से जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल ले लेते हैं। काजिम मिंगल साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है वैसे, क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान से? देखिए बलूचिस्तान के जो 65 अरकान असम्बली हैं वो आज अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो असल मुकाबला है वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान है और पीडीएम पर मुश्तमिल जो जमातें हैं। तो इस तरह एक लिहाज से 1-to-1 मुकाबला है हुकूमत और पीडीएम के दरमियान। तो जो हुकूमती लोग हैं उनको कहना है कि 65 अरकान में से
उनको 41 से 42 की हिमायत हासिल है, जबकि PDM के लोगों का कहना है कि उन्हें 23 से 24 अरकान की हिमायत हासिल है। तो इस लिहाज से अगर कोई अपसेट नहीं हुआ तो जो सियासी मुबसरीन है उनका कहना है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको 7 से 8 नशस्तें मिल सकती हैं 12 में से, और जो अपोजिशन PDM के हैं उनको जो है ना 4 से 5 और अपसेट होने की सूरत में 5 से 6 नशस्तें। अच्छा, कोई अपसेट का इम्कान नजर आता है काजिम साहब बलूचिस्तान में आपको? जी पहले भी होता रहा है, पहले भी बहुत अपसेट यहाँ होते रहे हैं, लेकिन इस बार कोशिश ये की गई है हुकूमत की जानिब से कि वो अपसेट को रोकें, और इस हवाले से जो 3 दिन पहले तक जो बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद है वो उनकी जो है ना मुश्किलात बहुत ज़्यादा थे, तो उसके बाद जो है ना वो मुज़ाकरात करके कोई 3-4 उनके उम्मीदवार थे उनको दस्तबरदार कराया। तो इस हवाले से हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी आई है, लेकिन अपसेट के जो है ना वो उसके इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदरूनी तौर पे नाराज़ भी हैं, और उनकी नाराज़गी अगर कहीं उन्होंने उसको इस्तेमाल में लाया तो अपसेट के इम्कान। अब्दुल कादिर के बड़े चर्चे, काजिम साहब कोयटा बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब के बड़े चर्चे, जरा उनका मामला बताइएगा, कितने वैसे उनके इम्कान है सेनेटर मुंतखब हो जाने के? देखें अब्दुल कादिर, मैं कहता हूं कि तमाम सियासी कारकुनों और सियासी जमातों पर वो डोमिनेट कर गए। उनको जब तहरीक इंसाफ वालों ने पहले टिकट दिया तो यहाँ तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, हालांकि उनका यहाँ पैदाइश कोयटा की है। तो उस एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ ने टिकट उनसे वापस लिया और एक पार्टी के जो पुराने वाबस्तगी रखने वाले कारकुन थे उनको दिया, ज़हूर आगा को। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दबाव पर वो उन्होंने विड्रा किया, और बिल्कुल अभी बलूचिस्तान से, हालांकि तीसरी बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में, तो वो जो है ना अब इनसे बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट है ही नहीं, और यही कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है ना अब्दुल कादिर को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका काजिम मेंगल, कोयटा से आप हमें अपडेट कर रहे थे, इस पर जरा बात करेंगे। एक ब्रेक लेनी मैंने अदर साहब और आमिर साहब, उसके बाद आके आप लोगों से जरा इसके ऊपर तजिया लेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। सेनेट इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन, और नाज़रीन ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पोलिंग का जो अमल है वो जारी है, और अभी जो हमें इतलात मिली है उसके मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे थे तो गलती से बैलेट पेपर पर निशान लग गया, उनकी दरख्वास्त पर उन्हें दोबारा बैलेट पेपर इशू किया गया है। तो ये हमें बताया गया इस तरह की ये चीज़ें, और इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची AH खानजादा साहब ने, उनकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अजहर साहब मैं आपसे शॉर्ट कमेंट ले लूँ इस पर कि ससी साहब और बाकी लोग जो है ये उम्मीद है कि वो आज जो है वो यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, जो कि मैं चाहूँगा जरा कैलकुलेशन नंबर्स की जो आपने बताई थी एक बार फिर जरा बता दीजिए कि किस तरीके से जो पूरी टैबुलेशन है उसके मुताबिक आज जीत किसकी हुई। देखिए, आपको पता है कि 344 का गालिबन ईवान है, 171 सीटें जीतने के लिए चाहिए। 180 जो है ना वो PTI और इत्तेहादियों के पास है, बाकी वोट उनके पास हैं। अब इनमें से कुछ 16-17 के करीब जो खरीदो फरोख्त चल रही थी, वीडियोस भी देख लिया आपने, आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, और 16-17 से खरीदो फरोख्त, जी बिल्कुल, बड़े इन्वेस्टर आपके सामने मौजूद है। नासिर शाह साहब की गुफ्तगू दिखा दी आपने, अब सारा उसके बाद कोई बात रह नहीं गई है, ताल्लुकी का इज़हार भी, वो जो मर्जी ला ताल्लुकी का इज़हार करते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, टेलीफोन रिकॉर्ड, वो सारा कुछ मौजूद होगा। और यहाँ मैं बता दो, यानी पहले मैं आपको खबर दे दूं, जो मैंने पहले भी कहा है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 वोट जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हो चुकी है। खरीदो फरोख्त की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं और बाकी जो है ना वो वीडियो की नजर हो गए या वो बेनकाब हो गए, अब उन्हें डर और खौफ है कि कहीं उनके खिलाफ। लेकिन एक बात बड़ी खतरनाक बात है, अब ये 5 वोट के बाद आप जेहन में रख लीजिएगा कि जो इमरान खान साहब के पास सिर्फ 5 वोट अब फालतू रह जाएंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो किसी वक्त वो भी खतरे की तलवार लटक रही है। जी बिल्कुल, यानी 5 वोट जब चले गए, 10 वोट से ज्यादा फिर रहे थे ना, तो 5 वोट तो आप ये ले गए वहां, और 5 वोट ये उनके लिए भी खतरे की घंटी, और ये सोचना पड़ेगा। एक बात मैं और बताता चलूँ आपके, शशि प्लेजो साहब और बाकी सारी बातें हवा में ऐसे ही कर रहे हैं। 167, 168, 170 की वायलेशन की है
यूसुफ गिलानी साहब के बेटे ने, अली हैदर गिलानी साहब ने, नासिर शाह साहब, ये सारे अब आपके सामने मौजूद है। इनके खिलाफ पर्चा बनता है 172 सेक्शन का, 3 साल सजा हो सकती है, 1 लाख जुर्माना है, या दोनों हो सकते हैं। और अगली बार मैं आपके लिए बता दूं, मैं ये आपको कैलकुलेशन दी है, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह रब्बे पाक आसानी रखेगा, और जो मैंने मुंह से कैलकुलेशन से बात निकाली वो सच साबित होगी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, तो शेख साहब को कितने मिल रहे हैं वैसे वोट? 175 जी, 175। अब दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, यूसुफ रज़ाक गिलानी अगर आप जीत जाएं तो नोटिफिकेशन ही अब होना उनका, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये भी आपको, वो किस नोटिफिकेशन नहीं हो सकेगा उनकी कामयाबी। क्यों? डस्का का स्टैंडर्ड आपने मुकर्रर कर दिया है कि वीडियो की बुनियाद पर आप पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोलिंग के लिए कह सकते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 है, वो भी अब इनके आड़े आएगा, अब यूसुफ गिलानी के आड़े आएगा अगर जीत जाएं। लेकिन वहां फिर आगे 2 बातें खतरनाक हो जाएंगी, एक तो पर्चा मैंने बता दिया आपका, और दूसरा यूसुफ रज़ाक गिलानी के हवाले से नाअहली का मामला भी चल निकलेगा। उनके लिए 62(1)(f) के कॉन्टेक्स्ट में कोई कोर्टों में चला जाएगा अगर उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उनके लिए फूलों की सेज नहीं, ये मुश्किलात है, बिल्कुल कांटों की सेज साबित हुई और बड़े मसाइल पैदा होने वाले। योर कमेंट्स ऑन इट सर। फरीद साहब, ऐसे है कि मेरा तो ख्याल ये है कि यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब जो हैं वो 155 156 से ज्यादा वोट नहीं ले सकेंगे। जहां हम पीटीआई के वोट उधर जाने की बातें कर रहे हैं, वहां अपोजिशन के वोट भी पीटीआई को जाएंगे। मेरी इतलात के मुताबिक 155-56 से ज्यादा वोट नहीं होंगे। यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब का जीतने का इम्कान जो है वो कम है। दूसरी बात ये जो आप अभी बात कर रहे थे सची पलीजो साहिबा से भी और इनसे भी, लॉन्ग मार्च के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से, मैं ये समझता हूं कि अवाम जो है और जो इदारे हैं वो इन हाउस चेंज के मामले में तो सपोर्ट कर देंगे, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद की शक्ल में हो, चाहे वो अपना चेयरमैन सेनेट लाने की शक्ल में हो। लेकिन सड़कों के ऊपर अगर फैसला करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की ना तो ये जमहूरियत के लिए फायदेमंद है, ना ही पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के लिए फायदेमंद है। इन हाउस चेंज जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, और उसके लिए ऑपोजिशन जितनी चाहे वो कोशिश करे, उसमें उसको हमायत मिलेगी। एएच खानजादा साहब, आपकी तरफ हम आते हैं जरा सा। सिंध असेंबली की क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है सिंध असेंबली में? जी, सिंध असेंबली में इस वक्त मरंज कैफियत है, और सिंध से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। अब तक 115 लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। यहाँ कुल वोटों की तादाद 168 है, जिसमें पीपल्स पार्टी के 99, तहरीक इंसाफ के 30, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 21 और जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, इसके 14 हैं। ठीक। तहरीक लब्बैक के 3 हैं और मुत्तहदा मजलिस अमल का 1 है। ठीक है। अब तक 115 वोट डाले जा चुके हैं। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पेश आई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान, जिनमें शहरियार शर और अबड़ो साहब जो हैं, वो पीपल्स पार्टी के एक सूबाई वजीर के हमरा ऐवान में आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो ये समझा जा रहा है, ये तसव्वुर किया जा रहा है कि अबड़ो साहब ने और शर साहब ने अपना वोट जो है वो मुमकिना तौर पर अपनी पार्टी के हक में शायद इस्तेमाल किया। वो तो पहले कह चुके थे, ये बात सामने आ गई थी कि वो रहेंगे पीटीआई के, लेकिन वोट अपना ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक कास्ट करेंगे। बस देखिए, ये जो ज़मीर की आवाज़ अचानक ही कैसे बेदार हो जाती है और कैसे ही सुनाई देने लगती है, ये एक अलग सवाल है। इस पर बहुत सारी तहकीक की ज़रूरत है। जोड़ तोड़ की सियासत रही है कि देखिए जी, ये जो जोड़ और तोड़ की सियासत है, ये बाज़ दफ़ा हमारी तरफ से जोड़ होता है, दूसरी तरफ से तोड़ होता है, और बाज़ दफ़ा दूसरी तरफ से तोड़ होता है, पहली तरफ से जोड़ होता है। तो अब ये तय करना कि किसका जोड़ और किसका तोड़ है, ये तो अभी तहकीक तलब मामला है। कोई अपसेट होने का इम्कान है सिंध असेंबली के अंदर? सिंध में कोई अपसेट होने का इम्कान है? जी, सिंध असेंबली में अपसेट होने के इम्कानात हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 7 जनरल नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 4 उम्मीदवार हैं, और ख़वातीन की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार हैं। यानी कुल 11 नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवार हैं। इस तरह की सूरत हाल से एबसेट मतलब हमें तो नज़र आ रहा है। अब ये एबसेट क्या होता है, ये तो बैलेट खुलने के बाद ही पता चलेगा।
अब एक और मामला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली एक तरफ है, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, GDA और तहरीक इंसाफ के ये मुश्तरका तौर पर यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक लब्बैक ने अपने ही टेक्नोक्रेट उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका एज खानजादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। ससी पलियो साहब, अभी एक ब्रेक लेते हैं, जरा सी कमर्शियल जरूरी है, उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेनेट ट्रांसमिशन के हवाले से न्यू टेलीविजन की खुसूसी सेनेट ट्रांसमिशन है, जिसके ऊपर हम बात करें अपने मेहमानों से। मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, इसी के साथ साथ ससी फलीजो, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है माहिर कानून अजहर सदीक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, और तजज़ियाकार हामिद अल-मशक़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से ना सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर जो वोट हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ सूबाई असम्बलियों में भी जो राय दही हक़ राय दही है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब असम्बली में चूँकि पहले हो चुका है, इंतखाब हो चुका है, इसलिए पंजाब असम्बली में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ये भी आपको बताएं कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने पेशगोई की थी कि हुकूमत मार्च में चली जाएगी, हुकूमत तो गई हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने यह जवाब दिया, जो उनको जाने नहीं देना चाहते वो संभाल कर बैठे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सेनेट इलेक्शन में भी उनका हाथ है, उनका हाथ कब नहीं रहा? आसिफ अली जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब, और ये एक मुख्तसर सा मुकालमा था जो सहाफ़ियों के दरमियान आसिफ अली जरदारी एक सहाफ़ी के सवाल के हवाले से। तो ये जो हमने आपको बताया, यकीनी तौर के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरीके की सियासत करते हैं और जिस तरीके के उनके अल्फाज और जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मुख्तसर बात में ज़्यादा बड़ी बात वो कह जाते हैं। हामिद अल-मशक़ी साहब आपकी तरफ आएंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपकी तरफ आए ये शॉट हम सुनवा देते हैं, ये मुकालमा सुनवा देते हैं, फिर आप लोगों की तरफ आते हैं। जाने देना चाहते हैं वो उसको संभालते हैं। पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सेनेट इलेक्शन में भी उनका हाथ है सर? कब नहीं है? जी माशिकी साहब, इस पर क्या कमेंट करेंगे? फरीद साहब, सिर्फ ये कहूंगा कि इस वीडियो, कल की वीडियो आने से पहले तक तो यूसुफ रज़ा गिलानी खुद कह चुके थे कि जी वो जो है एस्टेब्लिशमेंट और वो जो है वो तो न्यूट्रल हो गए हुए हैं लाने वाले। सो अब कल की वीडियो आने के साथ ही आसिफ जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अपने बयानात में तजाद नजर आया मुझे। मैं इस पर थोड़ा सा मुस्कुराया हूँ, लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन है और जिस तरह ये अब वोटिंग हो गई है और सूरत, इसका मतलब ये है कि आसिफ जरदारी साहब को भी इस बात का इदराक हो गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने इस सहाफ़ी के सवाल के जवाब में खुल के यही बात कह दी है, और इससे मेरा ख्याल है कि जो मैंने सुबह पेशीन गोई की थी कि हफीज शेख साहब जीत जाएंगे और काफ़ी ठीक मार्जिन से जीतेंगे, वो होता नजर आ रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, जरदारी साहब के ये बयान या स्टेटमेंट आप किस तरह से लेती हैं कि वो कहते हैं कि हुकूमत तो गई हुई है, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि जो उनको नहीं जाने देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो फरीद भाई मैं अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इखलाकी तौर पर इनसे बहुत बर्तरी ले चुके हुए हैं। पहले भी खैर बहुत बड़ी लीड के साथ बर्तरी थी, लेकिन अभी ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें हमारी कामयाबी दो तरह से हुई है और यकीनी हुई है, जिसको समझने की जरूरत है। पहले ये कि हमने इनको देखें, ये मैं अर्ज कर दूं कि हमारी जितने नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास थी, हम लोग कंफर्म थे, हमें पता था कि वो सीट्स हमारी अपनी है, वो हमें वोट मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो समझने की जरूरत है, मेरा ख्याल है आज शायद इनको इस चीज की इदराक हो जाए या समझ आ जाए, वो ये कि हमने इनको इखलाकी तौर पर एक्सपोज कर दिया है। इनकी वो सो कॉल्ड फेक किस्म की मूवमेंट को आज इतना बड़ा डेंट पड़ा है। ये हम शेख हफीज साहब जीते हुए थे, इसमें कोई हमें परेशानी या कोई खतरा लाहक नहीं था। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि किस नियत से ये वोट को इज्जत देने की, किस इरादे से अब ये निकलेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल आज खड़े हो गए हैं कि वो उनकी डिसीजन क्या है। लेकिन मुसर्रत साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को जोड़ तोड़ का बड़ा माहिर गर्दाना जाता है और माना जाता है। यह कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता रोज वीडियो लीक हुई है अली हैदर गिलानी साहब की, इसने असल में डेंट पहुंचा दिया, इसने असर किया है। अदरवाइज
वरना तो यहाँ पे आपके बहुत सारे अराकीन 17 महीने के उनके, यानी हज़रत सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि 17 अराकीन कमोबेश वो टूट चुके होते। देखिए फरीद साहब, मैं अर्ज करूं, दिस इज व्हाट, जब तक एंड रिजल्ट नहीं आता, याद रखें। देखिए बीच में उन्होंने बाज़मीर सर्विस जो शुरू की, उन्होंने जो ज़मीर की एक रिफाइनरी जो इन्होंने लॉन्च की, और सबसे हंसी की बात यह है कि जी हम ज़मीर का वोट मिल रहा, ले कौन रहे हैं, खुदा की पनाह। और वो जो बाज़मीर सर्विस थी, उस देखें वो तो सर्विस तो अपनी जगह पे थी, और इनको जो खुशफहमियां थी, हम ये चाहते थे कि इनकी ये खुशफहमियां बढ़े, वो बढ़ी। और जिस तरह से इन्होंने, भाई पहले देखें, याद रखें कि ये वो लोग हैं जिस दिन इनकी मर्जी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ठीक है, जिस दिन फैसला खिलाफ आ अच्छा, जाए, एक कमेंट कर दीजिएगा, और उसके बाद एक कमेंट कर दीजिएगा। टाइम शॉर्ट है मेरे पास, एक कमेंट कर दीजिएगा। फैसल वाडा साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब हार भी जाएं तो हम अपना कोई एक सेनेटर विड्रॉ करा के उनको जो है वो ले आएंगे यहाँ पे, क्या ऐसा मुमकिन है? शॉर्ट कमेंट दीजिएगा। देखिए वो फैसल वाडा साहब ने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, मेरा नहीं ख्याल कि वो हार जाएंगे तो वो लेके आएंगे। चले मैं आ जाता हूं साहब, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। सची प्लोए साहबा, योर कमेंट्स ओवर इट। जरदारी साहब की गुफ्तगू हमने सुनवाई भी, और जो ये कहते हैं कि पहले भी उनका हाथ था और उनका हाथ कब नहीं रहा है, तो इस पर जरा कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा ही है, और क्या जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स ये समझा जाए कि हफीज शेख साहब की जीत मुतवक्के है? फरीद साहब, ओवरऑल जो इलेक्शन रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद और डिक्टेटरशिप के अदवार मुख्तलिफ, ये सिविलियन तो हमने अभी पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां देकर सिस्टम ये अभी राइज किया है, उसके बाद जो है सिविल हुकूमत की जो है एक शुरू हो गई है। पहले दफा 5 साल हमने जरदारी साहब के ही जो सदर थे पूरे किए हमने, और बड़ी उनकी काविशें रही हैं सबको इकट्ठा, बाकी तो सब बात करके आपको याद होगा उन्होंने फैसला लंदन में किया था, हमने नून लीग को भी हमने बात की सबसे, जैसे अभी हमने कहा सेनेट में हिस्सा लेना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन मैं आखिर में ये जरूर कहूंगी, क्योंकि आपने इतना सबने तनकीद भी की है, राय सबका हक है। तज्ज़ियाकार साहिबान हमारे बात कर रहे थे, पीटीआई की बेंच जो कह रही थी वो ख्वाहिश की खबर नहीं बन सकती, उसको तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन तज्ज़ियाकार हमारे भाई जो बात कर रहे थे उनको भी पूरा है। एक तो जमहूरी अमल है ये एहतजाज भी, लॉन्ग मार्च गैर आईनी चीज नहीं है। पहली बात ये हम पीटीआई नहीं है कि अदलिया के सामने कपड़े लटका के, नहीं बिल्कुल एहतजाज तो सबका हक है। तो दूसरी चीज ये है कि ये खुद फैसल वाडा के जान के लाले पड़े हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा का जो अभी बड़ा ब्लंडर किया है, खुद उनका वो अगर जीत भी जाते हैं तो वो चैलेंज हो जाएगा। राइट, चले आई हैव टू थैंक यू सईद साहब, बट द टाइम इज रनिंग शॉर्ट। सर 5 सेकंड का कमेंट करेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आसफ जरदारी साहब बड़े मंजे सियासतदान है, लेकिन मायूसी जाहिर हो रही है, उससे नजर ये आ रहा है कि उन्होंने जो कार्ड खेले थे ना वो उनके हाथ से निकल चुके। बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत शुक्रिया हामिद साहब, बहुत शुक्रिया मुसरत साहबा और ससी प्लोई साहबा। फरीद रईस को इजाजत दिए, न्यूज बुलेटिन की तरफ लेके चलेंगे और स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू टेलीविजन पे तमाम अपडेट्स और तमाम तर तज्जिए आप देख सकेंगे।